everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें डिस्कस करना है, there is a list in front of you जिसमें दो important articles रहेंगे जो द हिंदू के हैं. शेडिंग मोर लाइट ऑन द डेट डिलेमा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल और इजी मैनर में कवर करेंगे. आपके जीएस पेपर 3 से ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लिंक करता है. सो विल टॉक अबाउट इट. सेकेंड ईयर आर्टिकल इज मेजरिंग वेल बीइंग इन इंडिया. ये दोनों आर्टिकल्स कहीं ना कहीं मतलब बेसिकली लिंक्ड ही है मोर और लेस, लेकिन जो पहला आर्टिकल है वो काफ़ी लेंथी और बड़ा आर्टिकल है. उसको जब हम कवर कर लेंगे तो मेजरिंग वेल बीइंग इन इंडिया में जो आर्टिकल इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल आया इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं एंटर करना है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा रेलिवेंट भी नहीं है. एग्जाम के क्रक्स जो उस आर्टिकल से आपको निकालने हैं तो वो क्या है, दैट आई विल टॉक अबाउट. द स्टेटमेंट होगी, सो विल टेक केयर ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट. नेक्स्ट इज ऊपर आपको दिख रहे होंगे 3 और आर्टिकल्स हैं. कारगिल विजय दिवस, इसके बारे में जानेंगे. कृष्णराज सागर डैम KRS एंड इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव सिस्टम. So we'll talk about them in detail, and I think now without taking any time simply start करते हैं and let's move ahead. शुरू करने से पहले बता देती हूँ, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो डू शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन एज वेल. Okay, so there you go with this first editorial, shedding more light on the debt dilemma. देखो, ऐसा है जब चीज़ें इस आर्टिकल में बताई हैं कि कोविड-19 से पहले डेट लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा था डेवलपिंग वर्ल्ड में, राइट. और पैंडमिक ने फिर चीज़ों को पुश किया, तो क्या रहा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा. आपका फिस्कल डेफिसिट वही है जहाँ पर आपका खर्चा जो है वो ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो गया, इनकम आपके पास इतनी थी नहीं, उतना सोर्स नहीं है, और वहाँ पर फिर आपकी रिकवरी जो है, इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर रही थी. चीज़ें ऐसी हैं कि अभी करंटली क्या सिनेरियो है वो भी उन्होंने बताया है, लेकिन जो रेशो है, जो नंबर है वो स्टिल ज़्यादा है. अब यहाँ पर ओवर एंड ऑल इन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट्स रखे हैं फाइनेंशियल डिप्रेशन को लेके, कैसे चीज़ें फिर इफेक्ट करती हैं, बाकी अदर सिनेरियो क्या भी रहता है. सो इसको अच्छे से लेते हैं. देखो, कॉन्टेक्स्ट ये है, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट हैव बीन लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक. मतलब पैंडेमिक से पहले भी अगर आप देखोगे तो देखो आज के टाइम पे बाकी देश देख लो, पाकिस्तान देखो, श्रीलंका देखो, जब डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. आप खुद देखो ये चीज़ें ना, जब आप माइक्रो लेवल पे अंडरस्टैंड करते हो, अपने लेवल पे चीज़ों को समझो कि जब आप किसी से उधार ले लेते हो, राइट, सरकार बॉन्ड्स देती है, उस पर इंटरेस्ट आपको देती है, तो वहाँ पर आपने किसी से उधारी पे 100 रुपये लिए, राइट, और आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मतलब वापस देने पड़ेंगे, 100 के 120 करके देने हैं. तो कल को जब आप कमाओगे 20 रुपये, तो पहले आपका इंटरेस्ट ही चला जाएगा. आपने कमाया मान लो 150 रुपये, तो 20 रुपये तो आपका इंटरेस्ट ही चला गया, राइट. 130 रुपये बचा, और वहाँ पर भी धीरे धीरे आप अपना लोन भी चुकाओगे. तो वो कहने का मतलब है कि जब आपकी कमाई का आधा हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा आपको इंटरेस्ट चुकाने में लग जाएगा, तो क्या ही बचेगा. वो जो पैसा आप इंटरेस्ट, जो आप ब्याज दे रहे हो, जो आप इंटरेस्ट पे करते, आप उसकी जगह अपने पे खर्च करते, कुछ अच्छा काम करते. ऐसी सरकार इंटरेस्ट जो पे करती, जो जितना डेट है, अब वो जो इंटरेस्ट के रूप में पैसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए, एडुकेशन में लग जाए, राइट, तो बाकी और सेक्टर्स में लग जाता. तो आप अपने डेट को कैसे कम करो. कोविड-19 पैंडेमिक से पहले सिचुएशंस थोड़ी कंसर्निंग थी ही सही. कंट्री हैड वन ऑफ द हाईएस्ट डेट लेवल्स अमंग डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स. तो ये तो था ही सही, डेट लेवल जो है वो हाईएस्ट था, लेकिन पैंडेमिक के आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा एग्जैबरेट हो गई. तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट, सरकार जहां पर अब 100 रुपये थे कोविड के टाइम पे, आप सबने देखा है, अब जब 100 रुपये सरकार के पास थे तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी बढ़ गया. आप मान लो पहले तो सिर्फ कोविड के चक्कर में आपका इनकम इतना था नहीं, आपका खर्चा 100 रुपये की जगह आपका खर्चा हो रहा है 150 रुपये, राइट.
50 रुपए एक्स्ट्रा, अब वो 50 रुपए आप ले रहे हो डेट के थ्रू, कहीं ना कहीं से उठा रहे हो। सो ओवरऑल चीजें ठीक नहीं थी, मतलब ऑब्वियसली एग्जैजरेट चीजें हो गई थी, एग्जरबेट हो गई थी इकोनॉमी। फिर बाद में पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू किया, इट शोड द साइंस ऑफ रिकवरी। Projections indicate that debt levels may not return to pre-pandemic trajectories in the medium term। देखो ऑब्वियसली एकदम से आप वापस से उस नंबर पे आ जाओ तो वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडिया के फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट को समझो तो ये दोनों आपस में ऑब्वियसली क्लोजली रिलेटेड ही हैं। यहाँ पर 2020-2021 के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट था दैट इंक्रीज टू 13.3% ऑफ द जीडीपी। काफी सारी स्टेट्स को, मतलब स्टेट्स को इंक्लूड करके यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का नंबर दिया है। डेट जो है पब्लिक डेट इट रीच 89.6%। इकोनॉमी रिकवर कर रही है, अब नंबर जो है वो ऑब्वियसली कम हुए हैं, फिस्कल डेफिसिट 8.9% पे आया है, लेकिन अभी भी आपका डेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन ये नंबर ज्यादा है अपने आप में 85.7%, राइट। तो ये सिनेरियो है। अब यही बात है, ये जो पैसा इतना आपका जो डेट है ये अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये पैसा आप कहीं ना कहीं और जगह पे लगा सकते थे। जब आप फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट भी करते हो तो क्या यूज करते हो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, माइनस आपकी इनकम्स, मतलब रिवेन्यू रिसीट हो गया आपका, दूसरे कैपिटल रिसीट हो गए, रिकवरीज ऑफ लोन, सब कुछ मिला मिलू के जो भी नंबर आता है। लेकिन बात ये है कि यहां पर जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं इनको लेकर आर्टिकल के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये जो इतना डेट है, हाई डेफिसिट डेट ऑन द इकोनॉमी, इसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले तो it has significant cost for the economy। First, interest payment constitute a substantial portion of GDP and revenue receipt। यही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर वो जो 100 रुपए हैं, मेरी कमाई मान लो 150 रुपए थी, मुझे 20-30 रुपए तो मुझे इंटरेस्ट देने में लग जाता है, तो वहां पर मेरी कमाई का 20% तो ऐसे ही मैंने कुछ, मेरी सैलरी आई 20 रुपए मुझे पहले ही इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ जाएंगे, राइट। वो पैसा अगर मेरा उधार नहीं होगा तो मैं अपना खर्चा एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ सब लगाएंगे, क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, हाई लेवल्स ऑफ डेट लिमिट द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इंप्लीमेंट काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसीज। ये टर्म अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी। अब ये होता क्या है, बात ये है कि जब एक टाइम देखो, डिमांड, एक सिनेरियो रख रही हूं, डिमांड जो है कम है, राइट, डिमांड कम है, हाथ में पैसा नहीं है। जब डिमांड ही नहीं हो रही तो प्रोडक्शन क्या होगी, प्रोडक्शन भी गिरेगी। जब प्रोडक्शन गिरेगी तो कमाएगा कैसे, आपकी जो जॉब लगी हुई है वो जॉब, वो कहेगा ना, मालिक कहेगा जॉब ही नहीं है, वो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो मैं कहाँ से पैसा दूं। हाथ में जॉब नहीं होगी, सैलरी नहीं होगी, वेज नहीं होगी, तो मतलब आपके पास इनकम भी नहीं होगी। जब इनकम नहीं होगी तो आप, अब जब मेरे पास इनकम ही नहीं है तो मैं खर्चा कहाँ करूंगी, तो मेरा खर्चा नहीं होगा। जब मेरा खर्चा मैं स्पेंड नहीं करूंगी तो वापस से डिमांड कहाँ से आएगी, राइट। ये है पूरा चक्कर। अब इस चक्कर के अंदर सरकार क्या करती है कि यहां पर सरकार का मेन एम है कि सबसे पहले तो लोगों में स्पेंडिंग होनी चाहिए और डिमांड हो, तो डिमांड हो, स्पेंडिंग हो, उसके लिए सरकार कहती है कि पैसा मार्केट में लाना जरूरी है, तुम टेंशन मत लो, हम देते हैं पैसा, राइट। जैसे आत्मनिर्भर भारत और ये सब फिर स्कीम्स चलती हैं, प्रोग्राम चलती हैं, जहां सरकार, अब चाहे सरकार के पास पैसा नहीं हो, सरकार खुली दिल की है, वो पैसा कहीं ना कहीं से लाके मार्केट में लगाती है, राइट, ताकि ये चक्कर टूटे और वापिस से चीजें चले, राइट। अब अगर सरकार अपना पैसा, आप सोचो 150 रुपए का 100 रुपए तो मुझे डेट चुकाने में ही लग जाएगा, तो ये चक्कर तोड़ने में सरकार भी कहाँ से पैसा इन्फ्यूज करेगी फिर इसमें। सो दिस हाई लेवल ऑफ डेट, मैं ये करूँ ना कि मैं मार्केट में पैसा तब लगाऊं जब मेरे पास पैसा हो, मेरा आधा पैसा, मेरी आधी सैलरी आती मुझे ब्याज देने पड़ जाएंगे, तो वो इम्प्लीमेंट करता है इस काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी को। ये जो चक्कर है दैट बिकम्स योर काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, उल्टा हो गया, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करता है, राइट, क्योंकि फिर यहां पर हाई लेवल डेट का होगा, सो दैट लिमिट्स द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दिस
काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, जहां पर सरकार इन्फ्यूज करती थी, राइट। फिर उसके बाद इंडिया की डेट मार्केट इज मेनली कैप्टिव, मतलब विद कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज पार्टिसिपेटिंग टू मीट द एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब यही है कि ऑब्वियसली सरकार बैंक्स के पास और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप वहां से पैसा लेते हो, तो वो सब भी फिर इफेक्ट होते हैं, राइट। बर्डन जब होता है डेफिसिट का, वो अल्टीमेटली फिर फ्यूचर जनरेशन पे फॉल करेगा ना, क्योंकि आज जो आपने किया, आज जिस तरह की आप क्लाइमेट और ये पेड़ पौधे लगाओ नहीं लगाओ, हम कितना बोलते हैं लगाओ, अगर आप नहीं लगाओगे तो कल को ये फ्यूचर में आगे इम्पैक्ट करेगा, आपकी जनरेशन को इम्पैक्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं चीजें नीचे आगे जाएंगी ही सही। तो इन सारी फिस्कल चैलेंजेस को, टू एड्रेस दीज फिस्कल चैलेंजेस, पॉलिसी इंटरवेंशंस आर एसेंशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर ये पूरा जो आर्टिकल था वो इसी के रिगार्डिंग था कि पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर सरकार जैसे डिसइन्वेस्टमेंट जहां चाहिए है, अब हर चीज सरकार चलाए, जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं आप वहां से डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ये चीजें आपके प्लस में भी जाती है, माइनस में भी जाती है। कई लोग होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सो वो उसके प्लस साइड में भी चला जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। एक्टिविटीज लाइक टेलीकॉम शुड बी इंटरेस्टेड टू द प्राइवेट सेक्टर रेदर देन बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट फंड्स, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स जो इस आर्टिकल के अंदर ओवरऑल मेंशन थे, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो भी इसी के एसोसिएटेड में है, जीएस पेपर 3 से लिंक करता है, मेजरिंग द वेलबींग इन इंडिया। आईएमएफ ने प्रोजेक्शन करी थी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.1% इन मार्च क्वार्टर। इंडिया की मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी एक ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमी है। जो भी चीजें चल रही हैं उनके बावजूद हमारी इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी से अच्छा कर रही है, हमारी रिकवरी अच्छी हो रही है, राइट। इंडिया की जो एमर्जिंग इकोनॉमी है वो काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से आप आगे एमर्ज कर रहे हो। और अगर आपको याद हो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कल ही एक स्पीच में बोला था कि इन हिज थर्ड टर्म तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। मतलब ये उन्होंने जो बात कही है, हम इसके पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जाएंगे, कहने का मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं 2027-28 तक उनके तीसरे कार्यकाल में, थर्ड टर्म में, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, जापान जर्मनी को पीछे छोड़ के। तो अच्छी बात है, ये एक साइड है सिनेरियो का। दूसरा साइड इस पूरे आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ये देखो, यहां पर प्राइवेट कंजम्पशन का गिरना, इन्फ्लेशन बढ़ना, गरीबी बढ़ना, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी, ये सब चीजें भी, चाहे जैसे जैसे हमारी एमर्जी तो इकोनॉमी तो एमर्जिंग है ही सही, वो ग्रो कर रही है, लेकिन ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ ये गैप भी ग्रो कर रहा है, इनइक्वालिटी का गैप, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ये आर्टिकल का मेन पॉइंट है यहाँ पर, राइट। सो ओवरऑल ये आर्टिकल कहता है, ये एक लाइन जो आपके सवाल में भी डाली जा सकती है, इनकम इज अ नैरो मेजर ऑफ वेलबींग। आप इनकम के जरिए से चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और यहां से डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के अंदर, कि आपको किसी की कितनी इनकम है, इनकम से हर एक चीज, किसी की इकोनॉमिक वेलबींग, अब वहां पे उसकी एडुकेशन, उसकी वो बिजली, पानी, ये सब चीजें, हेल्थ, ये सब भी देखी जाती है। जब आप वेलबींग की बात करते हो तो सिर्फ इनकम इज नॉट द सोल फैक्टर, right? So researchers studied this relationship between person's happiness, that is, जहां पर आर्टिकल में पर्सनल हैप्पीनेस को बोल रखा है लाइफ सेटिस्फैक्शन, ये देखो, एंड देयर इनकम। एक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा आएगा आपकी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, आप बहुत खुश हो रहे हो, बहुत खुश, लाइफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा, ऑब्वियसली रुक जाएगी, राइट। सो यहां पर in the developed countries there is this positive connection between how much money people earn and how happy they feel. इसका मतलब ये इनकम इंक्रीजेस, पीपल टेंड टू फील हैप्पियर टू, जैसे जैसे प्रमोशन होती है तो कौन खुश नहीं होता, वो तो है ही सही, लेकिन दूसरा केस ये है, as countries income grows people's happiness does not seem to increase as much. Are you getting my point? क्यों? क्योंकि वो थ्रेशहोल्ड आ जाता है,
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो थ्रेशहोल्ड आ जाएगा। कितना, देयर विल बी ए लिमिट ना टू हाउ मच मनी कैन मेक पीपल हैप्पी। इसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं। इनकम डज नॉट लीड टू लाइक ओवरऑल, अगर आप बोलो वेलबींग, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आप देखो इनकम और हैप्पीनेस के बीच में, सो देयर इज अ थ्रेशहोल्ड। सो इनकम अलोन इज नॉट द सोल फैक्टर। और फिर उसके बाद ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, वो वहां के सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपको आपकी सरकार में कितना विश्वास है कि गवर्नमेंट इज डूइंग राइट फॉर देम, दे परसीव्ड इट बीइंग फेयर। सिटीजन की जो एक्सपेक्टेशंस है और सरकार पे जो ट्रस्ट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, वो बहुत ऐसे इट इज राइजिंग फास्टर, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट उस पेस पे नहीं जा रही है, सो ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन को डिक्लाइन ऑल्सो। सो ये आर्टिकल का पूरा जो मेन पॉइंट है वो ये है, इनकम इज द नैरो मेजर ऑफ वेलबींग। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स का ऐसा है ना, अगर आप इन पे एक मेंस का आंसर लिखना चाहो तो डेफिनेटली लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए इसको फिर भी वापस से आप अपने पॉइंट्स में लिखें, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो डिस्कस द चैलेंजेस पोज्ड बाय इंडियाज फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट स्पेशली इन द पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो। 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसी तरीके से सवाल बनते हैं। आप जितना इसको लिखने की कोशिश करोगे, इस चीज को जितना अपने माइंड से, अब खुद से समझ आ गई ना चीजें, अब जितना खुद से लिखोगे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, इसको पेन पेपर पे उतारना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सो ट्राई टू राइट डेली एटलीस्ट एक आंसर लिखना शुरू कर दो। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, डू दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, चलते हैं फिर अगले आर्टिकल के ऊपर जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड कारगिल विजय दिवस। Prime Minister and President recently paid their tribute to the armed forces on Kargil Vijay Divas, acknowledging their extraordinary valor and victory that they achieved. 26th of July हर साल इंडिया के अंदर कारगिल विजय दिवस की तरह सेलिब्रेट होता है। ये वो दिन है जब आप आर्म्ड फोर्सेस ने जो सेक्रीफाइस किया, जो उनकी ब्रेवरी थी, आप उसको याद करते हो, आप उसको ऑनर करते हो, जो कारगिल वॉर में दैट टुक प्लेस इन 1999। 2023 में इस बार 24th एनिवर्सरी जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट एंड ऑनर द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द सोल्जर्स। कारगिल वॉर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ था एट द LOC इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में, सबको पता ही है। सरप्राइज अटैक था। पाकिस्तान फोर्सेस का जो इंट्रूजन रहा इनटू द इंडियन टेरिटरी कारगिल वॉर के अंदर, मतलब दैट टाइम दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। दे ऑक्यूपाइड की वेंटेज पॉइंट्स इन द कारगिल रीजन, लीडिंग टू इंटेंस मिलिट्री एंगेजमेंट्स। राइट, तो फिर उसके बाद रिजल्ट सबको पता ही है। इंडियन सोल्जर्स शोड एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, डिटर्मिनेशन, दे फोर्ट बैक and recaptured those strategic locations like Tiger Hill, other important posts also from the Pakistani troops. इसीलिए आप इसको ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं, राइट, बाय एक्सिक्यूटिंग द पाकिस्तानी ट्रूप्स इन 1999 कारगिल वॉर। हाइट देख लो आप, 18,000 फीट की हाइट। इट वॉज एट एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स, राइट, एंड इट लास्टेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 months। अगर आप उस टाइम की बात करो तो लाइव टीवी पे रहा, फर्स्ट एवर वॉर टू बी ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन द टीवी चैनल्स। सो वॉर 26 जुलाई को इट केम इन टू एंड। इंडिया सक्सेसफुली पुश्ड बैक द पाकिस्तानी फोर्सेस एंड 500 इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर उन्होंने वो शहीद हुए एंड 1000 पाकिस्तानी ट्रूप्स वर ऑल्सो किल्ड। इट वॉज द लास्ट वॉर दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब उस टाइम पे इंडियन आर्मी वॉज एम्प्लॉयड विद हेवी आर्टिलरी, एयर पावर, एज वेल एज लाइक बेस्ट ऑफ Israel here also provided their UAVs to India during the conflict, right? So ये है आपका आर्टिकल। अगले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि बात कर रहा है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26th of July। सो 26th of July को एक और दिन होता है
इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम, राइट. सो यहाँ पर इट वॉज डिसाइडेड बाय यूनेस्को 2015 के अंदर कि हम इस दिन को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, एंड दिस इंटरनेशनल डे वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनेस्को इन 2015. तो हर साल 26 जुलाई को होता है. किस लिए होता है? मैनग्रोव इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को रेज करने के लिए, राइट, एंड टू प्रमोट दिस सॉल्यूशन फॉर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड यूजेस. देखो, अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने अभी कल ही आर्टिकल किया था रिगार्डिंग RRR मॉडल, रीयूज और रीसाइकिल, इन सबको लेके हमने बात करी थी. इंडिया की जो 4 प्रायोरिटीज थी उसमें मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करी थी. 2 अप्रोच थी, जिसमें से एक अप्रोच मैंने आपके साथ जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच. वो क्या होती है कि सिर्फ बिल्डिंग्स और एक स्ट्रॉन्ग वॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ को नहीं रोक सकता. इकोसिस्टम, प्लांट्स ऑल्सो दे प्ले, मतलब एक फ्रंट लाइन में बैरियर की तरह आगे खड़े होते हैं वो लोग. वो मैनग्रोव्स जैसे फॉर एग्जांपल कोस्ट लाइन पे है, राइट. इधर फॉरेस्ट है, दे कैन एब्जॉर्ब मच ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, राइट, फ्लडिंग प्रिवेंट करेंगे. मैनग्रोव्स भी यही, मतलब आप सामने एक दीवार की तरह अड़े हुए हो, काफी जिस तेजी से प्रेशर आएगा पानी का तो वो पहले उस पे जाएगा, रोकेंगे वो उसको, उसकी स्पीड को कम करेंगे, पानी को कम करेंगे, राइट. सो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम. They grow in sheltered places along the coast, estuaries, tidal flats, right? So they help to maintain the balance in an ecosystem by providing safe home also to the plants and animals. Red mangrove, black mangrove, white mangrove. So there are different species of mangroves also. Now what are mangroves? They are unique coastal ecosystems that are found in tropical and subtropical regions. Dense, salt-tolerant trees and plants that thrive in the intertidal zone, जहाँ पर लैंड और सी मीट, वहां पर आप मैनग्रोव देखोगे. सुंदरबन सबको पता ही होगा. सो दे आर टिपिकली फाउंड इन शेल्टर्ड कोस्टल एरियाज, एस्चुरीज, ये मैंने आपको बता ही दिया, रेड मैनग्रोव, व्हाइट मैनग्रोव. सो यहाँ पर देखो, मैनग्रोव का ऐसा है, they are these special trees that are grown in these coastal areas and they have unique adaptation to survive in these places. They have special roots, pneumatophores, that stick out of the mud, right? So these roots help the trees get air when the soil and water are filled with the salt. So air goes through these small holes in the roots, they reaches the root hidden beneath the mud. So pneumatophores जो हैं that stick out of the mud, they help, बेसिकली दीज आर दी स्पेशल रूट्स आप बोल सकते हो, जो कि हेल्प करते हैं मैनग्रोव्स को टू गेट दैट एयर, राइट, थ्रू दी स्मॉल होल्स. एक्सट्रीम कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस के अंदर दे कैन सर्वाइव. लो ऑक्सीजन लेवल में भी सॉइल और वाटर में दे कैन सर्वाइव. दे आर फाउंड मेनली इन दीज वार्म प्लेसेस, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज. फ्रीजिंग टेम्परेचर में दे कैन नॉट सर्वाइव, राइट. लॉट ऑफ कार्बन वो स्टोर करते हैं. कार्बन इज एसेंशियल फॉर द एनवायरमेंट. मैनग्रोव स्टोर कार्बन फास्टर देन द अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, फिल्टर द पॉल्यूटेंट्स, ट्रैप द सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड, मेक द वाटर क्वालिटी बेटर, राइट. कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. सो काफी अच्छी चीजें, मतलब इनके फंक्शंस हैं, राइट. मैनग्रोव्स इन इंडिया contributes to nearly half of the total mangroves cover in South Asia. वेस्ट बंगाल एज द हाईएस्ट परसेंटेज, सुंदरबंस है, फिर गुजरात है, अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिल, गोवा, केरला, यहाँ पर आपको मैनग्रोव्स देखने को मिलेंगे. अगला है वाटर लेवल जो है, कृष्णराज सागर अक्रॉस द कावेरी रिसेंटली ब्रीच 100 feet मार्क एज अगेंस्ट इट्स कैपेसिटी 124.80 feet ड्यू टू हैवी रेन्स इन दैट एरिया. तो थोड़ा सा इस डैम के बारे में जान लेते हैं. ग्रेविटी डैम है. इट इज लोकेटेड बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी विद इट्स ट्रिब्यूटरीज हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है. जो इस डैम से जो पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज होता है मैसूर में, मांड्या के अंदर, एंड इज द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मैसूर, मांड्या और बेंगलुरु सिटी के लिए. इट ऑल्सो इंश्योर्स पावर सप्लाई टू शिव समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. पानी जो रिलीज होता है इस डैम से, इट फ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इट इज स्टोर्ड इन मेत्तूर डैम इन दी सलायम डिस्ट्रिक्ट. तो हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी ऐसी है दैट इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रोल ऑफ महाराजा ऑफ मैसूर कृष्णराज वाडियार एंड इट वाज नेम्ड इन हिज ऑनर.
बिगेन इन 1911, कंस्ट्रक्शन इस डैम की 1931 में कंप्लीट हो गई थी, और इसका जो डैम का डिज़ाइन है दैट वाज गिवन बाय वेरी फेमस इंडियन इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया। फीचर्स ऐसे हैं कि मतलब आप देख सकते हो, इट इज़ मेज यूजिंग दिस बिल्ड यूजिंग द मिक्सचर ऑफ दिस लाइमस्टोन्स एंड मोर्टार, और यहाँ पर हाइट फीट ये सबको तो पता ही है आपको। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कावेरी रिवर के बारे में जान लो। कावेरी रिवर साउथ इंडिया की गंगा ऐसा बोला जाता है, इट इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, सैक्रेड रिवर है ऑफ साउदर्न इंडिया। ब्रह्मगिरी हिल्स है ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वहां से राइज करती है इन साउथ वेस्ट कर्नाटका स्टेट। फिर उसके बाद कर्नाटका से मतलब ओरिजिनेट करती हुई तमिलनाडु में इट डिसेंड्स एंड इट मेक इन द सी ग्रेट फॉल्स बनते हैं। एंड इसका जो बेसिन है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी, पूरा बेसिकली वो एरिया है। एंड द रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल फाइनली, कहाँ पर मयिलादुथुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अमरावती, नोएल, काबिनी, तो ये सारी इसकी राइट बैंक है, और लेफ्ट बैंक जैसे हरंगी, हेमावती, शिमशार, कवती, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। सो ये चीज़ें थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेना ताकि आपके रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से, और जितनी रिवर को मैप में देखोगे, रिवर्स और प्रोटेक्टेड एरियाज, उतना आपके लिए फ़ायदा ही होगा। सो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल अलग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ। टिल देन दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off for today, and do like, share and subscribe to the channel as well. Take care, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.